नमस्ते, मैं डॉक्टर अद्वैत मल्ले आपका मेरा डॉक्टर ये प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारा जो प्रोग्राम है ये बहुत कॉमन डिजीज प्रॉब्लम है जिसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं या उच्च रक्तचाप या उच्च रक्तदाब मराठी में उससे बोलते हैं। इस पे डिस्कशन होने जा रहा है। आज हमारे साथ में दो विख्यात डॉक्टर हमारे साथ में हैं। पहले है डॉक्टर अविनाश चौधरी जिन्होंने DM नेफ्रोलॉजी किया है और जो 10 साल से अमरावती में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो खापर बगीचा में है। और साथ में है डॉक्टर आशीष भंसाली साहब जो MD मेडिसिन है, जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया है मेडिसिन में और अभी परतवाड़ा में प्रैक्टिस करते हैं। हम सबको मालूम है कि उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन काफ़ी कॉमन है अपने साथ में, लेकिन काफ़ी सारे सवाल अपने साथ में रहते हैं जो अपने मन में रहते हैं, जो अपन डॉक्टर को पूछ नहीं सकते। काफ़ी टाइम डॉक्टर को टाइम नहीं रहता है। इस सब का जो सारण है और जिसके जो सवाल जवाब है ये आज हम यहाँ करने वाले हैं। सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूँगा डॉक्टर भंसाली साहब के कि हाइपरटेंशन यानी क्या है और वो कैसे गिना जाता है, उसके लेवल्स क्या रहते हैं। मैं सहमत हूँ आपकी बात से डॉक्टर अद्वैत। ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तदाब या उच्च रक्तचाप ये एक बहुत ही कॉमन मेडिकल इलनेस है जो मुझे नहीं लगता कोई मोहल्ले में भी छूटा होगा। जैसा आपने पूछा मुझे कि व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कोई भी बीमारी को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसको एक साइंटिफिक बेस लेकर उसका डेफिनेशन करने का कोशिश करते हैं, जिससे उस बीमारी का जो भी व्याख्या है ये वर्ल्ड वाइड रहनी चाहिए, ये ग्लोबली एक्सेप्टेबल रहनी चाहिए। ब्लड प्रेशर यह बीमारी के लिए हम लोगों के पास एक JNC 7 नाम का रिपोर्ट है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, जो ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर का डेफिनेशन क्या है, ब्लड प्रेशर किन कारणों से होता है, ब्लड प्रेशर किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है और कुछ नई बातें इस JNC 7 रिपोर्ट जो 2003 में पब्लिश हुई थी उसमें लिखा है। मैं चाहूँगा हमारे आम जनता के सामने भी हम उसी तरह इस बीमारी की व्याख्या करें जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल है। जैसा आपने पूछा ब्लड प्रेशर यानी साधारण शब्द में उच्च रक्तचाप या उच्च रक्तदाब, इसको हम जब डेफिनेशन लेते हैं जो ब्लड प्रेशर जो आइडियल तरीके से लिया ब्लड प्रेशर ऊपर का ब्लड प्रेशर जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं अगर 130 से ऊपर रहता है और नीचे का ब्लड प्रेशर जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं 80 से ऊपर रहता है, ये दोनों प्रमाण यानी 130/80 के ऊपर अगर किसी का ब्लड प्रेशर होता है तो उसे हम ब्लड प्रेशर का बीमारी बोलते हैं। नए रिपोर्ट्स के हिसाब से JNC 7 रिपोर्ट्स के हिसाब से एक नया टर्मिनोलॉजी आया है जिसको हम प्री हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर होने के पहले की अवस्था, जो एक महत्व का डायग्नोसिस बन सकता है किसी भी मरीज के लिए या मरीज को आने वाले बीमारियों से बचाने के लिए, यह व्याख्या प्री हाइपरटेंशन की JNC 7 रिपोर्ट ने की है। प्री हाइपरटेंशन इस आधार पर बताया गया है जिसमें उच्च ब्लड प्रेशर 120 से 139 मीन्स 120 to 139 और नीचे का ब्लड प्रेशर मतलब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से 80 to 89 यह कहा गया है। इन दायरे में आने वाले पेशेंट्स को हम प्री हाइपरटेंसिव या प्री हाइपरटेंशन लेबल करते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा मास जनता फेस कर रही है प्री हाइपरटेंशन, जो हमारा मेन टारगेट आजकल पहुंचा है हम डॉक्टर्स लोगों का कि इन पेशेंट्स को एजुकेट करके उन्हें प्री हाइपरटेंशन से हाइपरटेंशन होने से रोकना है। सरल शब्दों में प्री हाइपरटेंशन 120 से 120 to 139 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मतलब नीचे का ब्लड प्रेशर 80 से 89 मतलब 80 to 89। इसके बाद होता है हाइपरटेंशन। उसके दो स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 हाइपरटेंशन और स्टेज 2 हाइपरटेंशन। जनरल पब्लिक के लिए जो पेशेंट स्टेज 1 या स्टेज 2 में रहता है ये एक हाइपरटेंसिव पेशेंट है, यानी उसे रक्तचाप का बीमारी है। स्टेज 1 हाइपरटेंशन वो कहलाता है, वो मरीज कहलाता है जिसका ब्लड प्रेशर ऊपर का 140 से 159 मतलब 140/159 अप टू 159 और नीचे का ब्लड प्रेशर 90 से 99 मतलब 90/99। स्टेज 2 हाइपरटेंशन इससे एडवांस हाइपरटेंशन है जिसमें ऊपर का ब्लड प्रेशर इफ इट इज मोर देन 160 और नीचे का ब्लड प्रेशर इफ इट इज मोर देन 100। तो एक जनरल पब्लिक के लिए अगर हमारा ब्लड प्रेशर
140 के ऊपर होता है ऊपर का और नीचे का 90 के ऊपर होता है, तो उन्हें इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लेकर ट्रीटमेंट करनी चाहिए। हम डॉक्टर्स लोगों का फोकस डे बाय डे ओपीडी में ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम प्री हाइपरटेंशन के पेशेंट पहचानें और उन्हें कुछ साधारण लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन देकर उन्हें प्रिवेंट करें प्री हाइपरटेंशन से, हाइपरटेंशन होने से। तो आप कौन सी ब्लड प्रेशर में दवा देना चाहेंगे? तो आपने बताया कि नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपने बोला कि 90 से 130 के बीच में चाहिए और डायस्टोलिक 60 से 80 के नीचे बीच में चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर इसके ऊपर है तो आप दवा देना चाहेंगे? जी हाँ, एक जनरल पॉपुलेशन जिसको डायबिटीज़ नहीं है, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, किडनी का प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे पेशेंट में जहाँ ब्लड प्रेशर 140 के ऊपर होता है ऊपर का और 90 होता है नीचे का, 90 से ऊपर होता है नीचे का, इन पेशेंट्स को हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अलावा ट्रीटमेंट देना चाहेंगे, दवा देना चाहेंगे। चौधरी सर, क्या आप बता पाएंगे हमको इसका इंसिडेंस कितना है रूरल पॉपुलेशन में और अपने सिटी में रहने वाले लोगों में? राइटली आशीष ने जो अभी पॉइंट आउट किया है, ब्लड प्रेशर की जो डेफिनेशंस है, ये जब पेशेंट्स ओपीडी में एंटर करता है उसका जो पहला रीडिंग लिया जाता है और उसके बाद उसको डेफिनेशन प्रूव करने के लिए 2 से 3 रीडिंग की आवश्यकता होती है। ब्लड प्रेशर नापने के बाद जब 2-3 रीडिंग्स के बाद ये कंफर्म होता है कि इनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, अगर ऊपरी हाइपरटेंशन स्टेज में हो, हाइपरटेंशन स्टेज 1 स्टेज में हो, स्टेज 2 स्टेज में हो, उस अकॉर्डिंगली उसकी ट्रीटमेंट फाइनलाइज की जाती है। यानी आप दिन में मिनिमम 3 बार तीन रीडिंग होनी चाहिए। पेशेंट तुम्हारे चेंबर में आने के बाद हाफ एन आवर कंफर्टेबली हो, रेस्ट रिलैक्स होना चाहिए। उसका ब्लड प्रेशर लेने का मेजर करने का भी एक अपना तरीका होता है। बैठ के ब्लड प्रेशर हो या सुपाइन पोजीशन में यानी लेट के ब्लड प्रेशर लेना हो। ब्लड प्रेशर इक्विपमेंट एक अच्छी क्वालिटी का हो। मर्क्यूरी मैनोमीटर इज द मोस्ट एक्सेप्टेड इक्विपमेंट। बाकी डायल इक्विपमेंट जो है वो डिजिटल और डायल इक्विपमेंट और मर्क्यूरी मैनोमीटर पे जो भी स्टडीज हुई उसमें मर्क्यूरी मैनोमीटर मोस्ट स्पेसिफिक है और डिजिटल और डायल वाले जो थोड़े सेंसिटिव है उसमें एरर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ब्लड प्रेशर नापते समय कोई भी किस्म की जल्दबाजी या हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस पे आपका फेट डिसाइड किया जाता है। कोई ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा गलती से रिपोर्ट होता है और दवा दी जाती है तो उसको ब्लड प्रेशर कम होने से नुकसान हो सकता है। इसलिए ब्लड प्रेशर कंफर्म करना बहुत जरूरी है कि ये पेशेंट उस समय रिलैक्स पोजीशन में हो, कोई मानसिक दुविधा में न हो, कम से कम 10 से 15 मिनट वो चेंबर में आके रिलैक्स हुआ हो, कंफर्टेबल सोया हुआ हो और ब्लड प्रेशर इक्विपमेंट अच्छा हो, उसमें कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। उसका कप भी जो है आदमी के साइज के हिसाब से होता है। छोटा बच्चा, बड़ा आदमी और इसके वजन के हिसाब से वो ब्लड प्रेशर का कप जो वेरी करता है। एक ही इक्विपमेंट सभी लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर बच्चा छोटा है तो उसके लिए छोटा कप लगेगा, आदमी अगर बड़ा बहुत मोटा सा है तो उसका कप अलग से लगेगा और आदमी अगर बहुत ज़्यादा मोटा है तो उसके लिए अलग से कप लगेगा। तो एक कप वेरिएशन और ब्लड प्रेशर इक्विपमेंट की हाइट जो उसके बॉडी के लेवल से होनी चाहिए। और एक बार जब ब्लड प्रेशर आपका डिसाइड हो जाता है कि इसको ब्लड प्रेशर 3 रीडिंग्स हो चुके हैं, पेशेंट कंफर्टेबल था और अपना डायग्नोसिस हो चुका है इसको ब्लड प्रेशर है, उसके बाद ही अपन उसमें इंटरफेयर कराते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि इसको कौन सा मेडिसिन लगेगा। जहाँ तक कि अद्वैत ने पूछा है कि इंसिडेंस और प्रिवेलेंस ये क्या चीज़ होती है, इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस की जो बात है आमतौर पे सोसाइटी में कितने लोग इस बीमारी से ग्रस्त है और वेस्टर्न कंट्रीज के जो डाटा अवेलेबल है और इंडियन डाटा जो अवेलेबल है, दोनों को अगर सामने रखते हुए आमतौर पे जो शहरीकरण होने के कारण शहर में इसकी मात्रा ज़्यादा, नियर अबाउट 15 to 20%, इवन इन वेस्टर्न कंट्रीज 30 to 40% लोग इस ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रस्त है। जहाँ तक खेड़े की बात है, जो ज़्यादा श्रम करते हैं उनका वेट, एवरेज वेट कम होता है, बॉडी मास इंडेक्स कम होता है, फैट का कंसंट्रेशन कम होता है, स्ट्रेस लेवल उनकी थोड़ी कम होती है, उन लोगों में ब्लड प्रेशर की बीमारी कम प्रमाण में पाई जाती है, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 5 to 6% एंड मैक्सिमम अप टू 10%। ये ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन, सिविलाइजेशन के कारण और वेस्टर्न डाइट के कारण और यूरोपियन लाइफस्टाइल के कारण ब्लड प्रेशर की बीमारियां बढ़ते जाती है। और इसकी एज भी जो आमतौर पे इसेंशियल ब्लड प्रेशर जिसका कोई कारण नहीं है, ये पहले 40 के ऊपर होता था, अभी अपन ये वेस्टर्नाइजेशन के कारण देख रहे हैं कि 30-35 साल में भी आपको ये बीमारियां शहरीकरण के कारण तकलीफ दे रही है। तो इतनी ज्यादा मात्रा में लोग इस बीमारी से ग्रस्त है, इसलिए इस प्रोग्राम के माध्यम से अवेयरनेस डेवलप करने का हमारा मेन उद्देश्य है। डॉक्टर आशीष साहब, आपको बताएं इसके लक्षण क्या रहते हैं हाई ब्लड प्रेशर के, या कोई लक्षण रहते भी नहीं रहते? एक बहुत ही अच्छा सवाल डॉक्टर अद्वैत ने किया है। ब्लड प्रेशर आमतौर पर किसी भी सिम्टम या किसी भी लक्षण लेकर पेशेंट हमारे पास आता है। कभी वो एक्यूट इमरजेंसी में आता है तो कभी एक वेग कंप्लेंट्स लेकर आता है, जैसा मुझे चक्कर आता है, सर में दर्द होता है, मसलाहट होती है, काम करने की इफ़िशिएंसी कम हो गई,
आँखों से दिखने में कोई परेशानी हो रही है, जल्दी थकावट आ जाती है, इस तरीके के कॉमन सिम्टम अगर हम लोग बोले ब्लड प्रेशर का तो वो हेडेक रहता है। बट हेडेक यह सिम्टम अगर ब्लड प्रेशर में देखा जाए तो काफ़ी लेट आता है। जब नीचे का ब्लड प्रेशर 120 के ऊपर होना चालू होता है तब एक्चुअली हेडेक वगैरह स्टार्ट होता है, और वो हेडेक का एक टिपिकल क्वालिटी रहता है। हेडेक हमारे पीछे के हिस्से में, जिसको हम ऑक्सीपिट बोलते हैं, वो एरिया में स्टार्ट होता है, मोस्टली मॉर्निंग आवर्स में रहता है, और जैसे जैसे दिन जाता है वो कम होता जाता है। बाकी ऐसे बहुत वेक सिम्टम्स लेके पेशेंट आते हैं। कभी एक्यूट इमरजेंसी में पेशेंट हार्ट फेल लेकर आते हैं जिसमें सांस भरकर आती है पेशेंट को, उस समय पहली बार समझ में आता है कि अरे पेशेंट को तो ब्लड प्रेशर है। इसी तरह एक आध बार अनफॉर्चुनेटली पेशेंट कभी कोमा में आते हैं क्योंकि रक्तस्राव ब्रेन में हो जाता है पेशेंट के, तब मालूम पड़ता है ब्लड प्रेशर है। कभी हार्ट अटैक लेकर आते हैं। तो एक जनरल पब्लिक के लिए हम लोग ये बोलेंगे कि यह बीमारी किसी भी तरीके से कोई भी सिम्टम लेकर आ सकती है। कभी केवल पेशेंट चिड़चिड़ापन लेकर आता है हमारे पास और मालूम पड़ता है ब्लड प्रेशर है। तो भी आपके प्रैक्टिस में पॉइंट आउट बाय आशीष, मोस्टली जो ओपीडी में जो अलग बीमारी के लिए पेशेंट्स आते हैं, समझ लो खांसी सर्दी के लिए आया हो, गैस्ट्रोएंटेराइटिस के लिए आया हो, बुखार के लिए आया होता हो, ऐसा 20 से 25% का सेगमेंट है जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी हम डायग्नोस करा के देते हैं। कुछ अलग कल्पना के साथ आते रहे तो उन्हें नया डायग्नोसिस देते हैं। कुछ पेशेंट कैटास्ट्रॉफिक मैनिफेस्टेशन जिसको बोलते हैं, जैसे इन्होंने बोला कि कोमा केस आ गए, ब्रेन हेमोरेज के साथ आ गए, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में अचानक दम लगना चालू हो गया, पैर में बहुत सी सूजन आ रही है, चलते चलते छाती में दर्द हो रहा है, ये जो सिम्टम्स लेके आते हैं ये भी क्लास है 30 से 40% का क्लास है। 30 से 40% का जो क्लास है ये मोस्टली हम स्पॉन्टेनियस डायग्नोसिस जिसको बोलते हैं कि कोई और कारण से आया था और डायग्नोसिस हुआ है, और 30 to 40% ऑफ द क्लास है जिनके फैमिलीज में ब्लड प्रेशर था, प्राइमरी दे मैनिफेस्ट विथ हेडेक, चलते समय दम लगना, इस तरह की बीमारियां थी, इस तरह के कंप्लेंट्स थे, सीरियसली नहीं लिया है, चलो आज डॉक्टर को जाके बताते हैं, वो टेस्ट करने आते हैं और उनको ब्लड प्रेशर का हम डायग्नोसिस कंफर्म करा देते हैं। और 5 to 10% ऑफ द केसेस जो मोस्टली LIC के लिए अगर फिटनेस के लिए जा रहे हैं, कोई इंश्योरेंस के लिए जा रहे हैं, तब इनका डायग्नोसिस हो जाता है। तो ये डायग्नोसिस जो होता है ये जरूरी नहीं कि सिम्टम्स के साथ ही कोई लक्षण के साथ ही प्रेजेंट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये कुछ इमरजेंसी करके भी प्रेजेंट हो सकता है, या कभी कभी एक हमारा तरफ से एक आपके दिया हुआ शॉक रहता है कि भाई ये देखो आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, आप तो हमारे पास सर्दी खांसी के लिए आए थे और आप देखिए कि ब्लड प्रेशर के लिए भी जांच करा लीजिएगा। सो वेक प्रेजेंटेशन हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक पेशेंट को ये सब सिम्टम्स आएंगे। हजारों 10-15 तरह के कंप्लेंट्स है कि कोई पेशेंट में 4 तरह की तकलीफ आएगी, किसी को 5 आएगी, किसी को कोई भी नहीं आएगी, स्पॉन्टेनियस डायग्नोसिस हो सकता है। पर फैमिली अगर हाइपरटेंसिव है तो मैं उनको उस फैमिली को स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना एक पीरियोडिक ब्लड प्रेशर की चेकिंग करें तो ज़्यादा बेटर है। इसका मतलब बहुतांश लोगों में ब्लड प्रेशर के कोई सिम्टम्स नहीं रहते। अगर आप डॉक्टर के पास कोई कारण से जाते हैं और आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर है तो आपको उन पर विश्वास करना चाहिए। बहुत बार उसका अपने को मालूम सिम्टम्स नहीं रहते। डॉक्टर आशीष साहब, क्या आप बताएंगे कि इसके कारण क्या है ब्लड प्रेशर बढ़ने के? देखिए, ब्लड प्रेशर एक 95% जनता में इडियोपैथिक कारण होता है जिसका रियली साइंस को भी नहीं मालूम कारण क्या है। मोस्ट ऑफ द पीपल इनमें हम लोग कारण नहीं ढूंढ पाते हैं। इसका मास अराउंड 95% है। 5% पेशेंट्स में जिसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं, कुछ ना कुछ कारण हमको मिलता है। इंडियन कंटेक्स्ट में ये 5% फिगर है, लेकिन हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखो तो क्योंकि वहाँ इन्वेस्टिगेशंस वगैरह बहुत आसानी से कर लेते हैं लोग, तो यही 5% वेस्टर्न कंट्रीज़ में 20 से 25% तक जाता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसमें कारण हमको मालूम नहीं, या उसे हम इडियोपैथिक हाइपरटेंशन बोलते हैं, ये मेजर अमाउंट है 95% पेशेंट्स। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन जिसमें तरह तरीके के कारण है, जैसा कुछ एंडोक्राइनल कारण है, स्टेरॉयड हार्मोन्स का ज़्यादा मात्रा होना जिसको हम कुशिंग्स का बीमारी बोलते हैं, किडनी का प्रॉब्लम जिसमें हम रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन बोलते हैं, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस बोलते हैं। इसी तरह कुछ और
ट्यूमर्स बॉडी में, जैसा फियोक्रोमोसाइटोमा का बीमारी होता है, जिससे कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, कोऑक्टेशन ऑफ अल्टा, इस तरह ये तरीके के अलग अलग कारण हैं जो ब्लड प्रेशर शरीर में ला सकते हैं। ये सिर्फ 5% कारण बनाते हैं, लेकिन 95% पेशेंट्स में इसका कोई कारण नहीं मिलता है। 90% लोगों में ब्लड प्रेशर का कोई कारण नहीं रहता है। 10% लोगों में कुछ कारण हो सकते हैं जो ठीक कर सकते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब 90% जो लोगों में जिनमें कारण नहीं रहता है, कि उसमें बाकी कुछ फैक्टर्स है जो ब्लड प्रेशर कॉज कर सकते हैं डॉक्टर चौधरी साहब? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि मोस्टली जब हम एक आधे पेशेंट को ब्लड प्रेशर की बीमारी है ऐसा अगर जब कन्वे करते हैं, बताते हैं, तो सबसे पहले तो उनका रिएक्शन ये होता है कि भाई हमारे फैमिली में तो किसी को है नहीं, हमको तो ऐसा कभी हुआ नहीं था। कोई भी बीमारी कोई भी क्षण हो सकती है। अगर ब्लड प्रेशर का अगर डायग्नोसिस डॉक्टर ने किया है तो उसको सीरियसली लेना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जरूर ये ह्यूमन राइट्स है कि आप उसको फिर से क्रॉस चेक कर लीजिएगा, दूसरे किसी और डॉक्टर से भी ओपिनियन ले सकते हैं, पर डिनाइल आपके लिए नुकसान हो सकता है। क्योंकि मेरे को ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है, डॉक्टर कुछ भी गलत बोल रहा है, ऐसा करने से डॉक्टर का नहीं आपका नुकसान होगा। अगर एक बार आपका कंफर्मेशन हो जाता है कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी, उसका औषध उपचार, एक स्टेज वाइज औषध उपचार लेना या दवाई लेना बहुत इसेंशियल हो जाता है। जहाँ तक कि बताया कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, स्पेशली सेकेंडरी हाइपरटेंशन के बारे में डॉक्टर आशीष ने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है कि इन नंबर ऑफ रीजन है, जहाँ 5% से 7% इंडियन कंटेस्ट में कारण मिले हुए कि किडनी से है या डायबिटीज से है, एथेरोस्क्लेरोसिस से, फियोक्रोमोसाइटोमा है, ओवर ईटिंग है। पर बाकी जो कारण है जो मेडिकली अपन जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, दैट इज वन इज रेस। जैसा ब्लैक अमेरिकन्स हैज गॉट हायर हाइपरटेंशन देन दी वाइट अमेरिकन्स। इसी तरह से इंडिया में जो देखा गया है कि मेल हैज गॉट मोर हाइपरटेंसिव इंसिडेंस देन दी फीमेल। प्लस ओबेसिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, बॉडी मास इंडेक्स, यानी अगर बहुत ज़्यादा मोटा सा आदमी है तो उसमें हाइपरटेंशन की बीमारी रहने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है। अराउंड 40 to 60% चांस है कि उनमें हाइपरटेंशन की पॉसिबिलिटीज है। ये बॉडी मास इंडेक्स क्या रहता है? बहुत लोगों का आज का सवाल है BMI। बॉडी मास इंडेक्स क्या रहता है, कैसे निकालते इसे? बेसिकली बॉडी मास इंडेक्स एक कैलकुलेट किया जाता है, वेट और हिप रेशियो से इसको कैलकुलेट किया जाता है। नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स है 1.8 to 2.4। देन मॉडरेट माइल्ड ओबेसिटी स्टार्ट होती है 2.24, नॉट 2.4, आई मीन 18 to 24, 24 to 26, 26 to 28, 28 to 30 एंड मोर देन 30। जिसका मोर देन 30 चले जाता है मोस्टली इसको सीवियर ओबेसिटी, एंड ग्रॉस ओबेसिटी जिसको बोलते हैं दैट इज मोर देन 32। डिपेंड करता है कि बॉडी मास इंडेक्स एक बहुत सेंसिटिव पैरामीटर है। शायद फिगर मेरे से थोड़ी सी प्लस माइनस हो रही होगी, प्रॉब्ली आशीष में भी नोइंग द राइट फिगर। बॉडी मास इंडेक्स हम लोग वेट अपॉन हाइट स्क्वायर से निकालते हैं, और इसके वेट मतलब वेट इन केजी, और उसको डिवाइड कीजिए आप हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर से, हाइट इन मीटर स्क्वायर से डिवाइड कीजिए उसको। और इसकी परिभाषा रहती है एक नॉर्मल इंडिविजुअल, एक ओवरवेट, एक ओबेसिटी ग्रेड 1 एंड ओबेसिटी ग्रेड 2। जैसा अविनाश साहब ने राइटली बोला है, जो पेशेंट्स जिनका बॉडी मास इंडेक्स 24 से कम होता है वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल कहलाता है। 24 से 26 या 24 से 27 तक के ओवरवेट, 27 से 30 तक के ग्रेड 1 ओबेसिटी, और 30 से अबव इज ग्रेड 2 ओबेसिटी। मॉर्बिड ओबेसिटी डिफाइन करने के लिए हम लोग बॉडी मास इंडेक्स 33-34 लेते हैं। नॉर्मल कितना रहना चाहिए, किसके अंदर रहना चाहिए नॉर्मल? सो 25 से नीचे अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स है तो आप सेफ लिमिट में हैं। मुझे पूछना चाहिए कि इससे अलावा कुछ खाने पीने की आदत से ब्लड प्रेशर होता है डॉक्टर चौधरी साहब? डाइट हैबिट्स मोस्टली एक कंसेप्ट है जिसको सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन एंड नॉन सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन, प्लस हाइपर कोलेस्ट्रॉल के हाई फाइबर डाइट जिसको सैचुरेटेड फाइबर्स, अगर सैचुरेटेड पॉली अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये जो डाइट के जो कंपोनेंट्स हैं, एंड फ्रुक्टोज कंटेनिंग डाइट बेसिकली जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज है अपने शब्दों में, या बहुत सारा ऑयली फूड स्टफ्स है, उसमें हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिसमें फ्रुक्टोज कंटेंट्स ज़्यादा है उसमें मोस्टली हाइपरटेंशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यूरिक एसिड कंटेनिंग जितने भी फ्रूट्स है या फूड स्टफ्स है उसमें हाइपरटेंशन के चांसेस ज़्यादा होती है। और जिनमें सॉल्ट कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, पर जो सॉल्ट की जो डिलीवरी है, जो एक्सक्रीशन है कम है, जैसा स्वेटिंग इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ एक्सक्रीटिंग दिस सॉल्ट, या यूरिन, इन दोनों चीज़ों में अगर कहीं मिसमैच है और इंटेक बहुत ज़्यादा है तो मोस्टली इन पेशेंट को हाइपरटेंशन की बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस है। एक कॉमन कंसेप्ट हमारा जो सोडियम को लेकर रहता है ब्लड प्रेशर में, उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है पोटेशियम और कैल्शियम। जिन लोगों का डाइट में पोटेशियम कम मात्रा में रहता है, कैल्शियम कम मात्रा में रहता है, दिस पेशेंट्स आर आल्सो प्रोन फॉर हाइपरटेंशन।
क्योंकि So, जो खाने में नमक ज़्यादा हो, जो खाने में पोटेशियम कैल्शियम कम हो, वो ब्लड प्रेशर कॉज कर सकते हैं। मोस्टली ये जो कंटेंट्स है पोटेशियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम दिस आर बीन हार्वर्ड फ्रॉम द फ्रूट्स। बेसिकली ये रिच सोर्स जो इनके फ्रूट्स होते हैं, इसलिए जो डाइट डिजाइन किया जाता है जिसमें ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, वो मोस्टली इसमें रिच सोर्स होने के कारण इनको हाइपरटेंशन होने के चांसेस कम है। और जो बहुत सारा ऑयली फूड स्टफ्स लेते हैं, बहुत ज्यादा मीठी चीजें खाते हैं, उसमें मोस्टली हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन, इसके अलावा कुछ टाइप्स रहते हैं ब्लड प्रेशर के? एक व्हाइट कोड हाइपरटेंशन, देन वन इज रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, सेकंड इज एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन एंड रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। जैसे अपन व्हाइट कोड हाइपरटेंशन की जहाँ तक की बात है कि ब्लड प्रेशर साहब दवाखाने में आएगी, मेरी छाती धड़धड़ हो रही है, मेरे को अचानक सर दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, और हम ब्लड प्रेशर नापते तो बहुत ज़्यादा होता है। एक आधी नर्स ब्लड प्रेशर गिनती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये जो है बेसिकली इस पेशेंट्स को फोबिया होता है, तो डॉक्टर से फोबिया, नर्स से फोबिया, या जो मेडिकल सर्विसेज इससे फोबिया होता है, उसी दरमियान ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और इसको मिसडायग्नोस हो जाता है। बेसिकली व्हाइट कोड हाइपरटेंशन होता है। इन पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर की बीमारी है या नहीं है, इसको अगर कंफर्म कराना है तो उसको एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करना जरूरी होता है। एम्बुलेटरी का मतलब बेसिकली अपने लैंग्वेज में 24 घंटा, बेसिकली स्लीप में, ड्यूरिंग द स्लीप व्हाट इज द ब्लड प्रेशर हैज टू बी मेजर्ड। अगर हम नींद के समय अगर ब्लड प्रेशर उसका ज्यादा है तो 100% ब्लड प्रेशर की बीमारी है। नींद के दरमियान अगर ब्लड प्रेशर 20 मिलीमीटर मर्क्यूरी से अगर ड्रॉप होता है तो बेसिकली उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं, दैट इज अ व्हाइट कोड हाइपरटेंशन द पेशेंट हैज गॉट। इसको गिनते कैसे, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर गिनते कैसे? एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर बेसिकली दैट्स अ कार्डियोलॉजिकल एस्पेक्ट स्पीकिंग। एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक इन हॉस्पिटल रखकर पेशेंट को, एक घर पर रखकर पेशेंट को, क्योंकि आजकल काफ़ी मशीन्स ऐसी आई है जिसको हम लगाकर पेशेंट को घर पर भेज सकते हैं, और पेशेंट हमारा एजुकेटेड इनफ है तो ही विल रिकॉर्ड ऑल द रीडिंग्स। और जैसा डॉक्टर चौधरी साहब ने बताया, अगर रात का ब्लड प्रेशर, ऊपर का ब्लड प्रेशर 20 से कम होता है, डायस्टोलिक मतलब नीचे का ब्लड प्रेशर 10 से कम होता है उसके नॉर्मल रूटीन रीडिंग से, तो ये पेशेंट को व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोला जाता है। और अगर ये कम नहीं होता है 20 से और 10 से, तो ये पेशेंट्स आर प्रोन फॉर हाइपरटेंशन, दे शुड बी डिफाइंड एज हाइपरटेंसिव। डॉक्टर साहब ने बताया कि 60 से 80 तक लोगों में कोई सिम्टम लक्षण रहते नहीं है, तो इनको ट्रीटमेंट क्यों चाहिए, मतलब उसके दुष्परिणाम क्या है ब्लड प्रेशर के, क्यों हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है? ये सबसे महत्व का मुद्दा आपने छेड़ा है, क्योंकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल, कोई भी बीमारी को ट्रीटमेंट क्यों चाहिए, इसका रियल कारण हमको, क्योंकि आम जनता को तो मतलब है भाई मुझे ये है, ये ठीक है, ये आपका नॉलेज है, बट मुझे इससे क्या फ़ायदा, मुझे तो लग गया महीने का खर्चा। तो हमें उनको ये समझाना है कि यह बीमारियाँ हमारे कुछ टारगेट ऑर्गन्स को डैमेज करती है। ये आज नहीं मालूम पड़ता है हमें, जैसा जैसा ब्लड प्रेशर अपना सीनियरिटी बताता है अपने शरीर में, वैसा वैसा ये अपने टारगेट ऑर्गन, जैसा किडनीज हो गए, हार्ट हो गया, जो हमारे नसें हैं, ब्रेन की नसें बोलो या पैरों की नसें, हाथ की नसें, कहीं की भी पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज जिसको बोला जाता है, आईज हो गया, रेटाइना हो गया, इन पर डैमेज करती है। तो हमारा टारगेट ही मेन ये है कि इस बीमारी को कंट्रोल करके ये एंड ऑर्गन डैमेज को बचाया जाए। इसका कितना दुष्परिणाम होता है? अगर मैं ब्लड प्रेशर की दवा नहीं खाता हूँ तो मुझे हार्ट अटैक या लव के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं? वेरी हाईली कैटास्ट्रोफिक। बेसिकली जैसा जैसा ब्लड प्रेशर का स्टडीज होता है, जैसा फॉलोअप होता है कि अगर आप एक्सरसाइज माइल्ड हाइपरटेंशन में हो, मॉडरेट हाइपरटेंशन में हो, सीवियर हाइपरटेंशन में हो, जैसा अपन ने स्टेज 1 और स्टेज 2 अभी नए क्लासिफिकेशन के हिसाब से लिया है, तो पहले पैरामीटर्स तो आपके डाइट पैरामीटर से चालू होता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से चालू होता है, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर फेल होती है तो रिस्क कितना रहता है, कितना परसेंट रिस्क होता है? रिस्क इज वेरी अराउंड 20 to 40% चांस है कि यू कैन लैंड अप विद कैटास्ट्रोफिक। स्टैटिस्टिकली अगर हम देखें तो ब्लड प्रेशर से जो 3 मेन प्रॉब्लम्स होते हैं, एक लकवा, दूसरा हार्ट अटैक और तीसरा हार्ट फेलियर। तो अगर लकवे के चांसेस ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है तो 50% से कम हो जाते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस 25 से 30% से, और हार्ट फेलियर के चांसेस 40% से कम हो सकते हैं। इसका मतलब अगर आप ब्लड प्रेशर की कोई सिम्टम्स नहीं है और डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर है और आप दवा नहीं खाते हैं, तो आपको 40% चांस है कि आपको लकवा या हार्ट का अटैक, जिसको और लकवा या जिसको पैरालिसिस बोलते हैं, साथ में आंखों के दुष्परिणाम और किडनी फेलियर जो कॉमन कारण है ब्लड प्रेशर बढ़ने से, वो आपको हो सकता है। अगर आप दवा उसको रेगुलर लो तो उसको कम कर सकते हैं। इस पर मैं एक और छोटी सी बात छेड़ना चाहूँगा कि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास पेरिफेरी के आते हैं जहाँ पर एक साधारण डॉक्टर ने, क्वालिफाइड डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर लिया रहता है और उसने ये बोला रहता है कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है ब्लड प्रेशर है, बिकॉज ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट इनफ
कि उसको बोल पाए इतना बड़ा डायग्नोसिस, और वो सिर्फ इतना बोलता है कि आप वहाँ जाकर चेकअप करा लो, मुझे लग रहा है आपको ब्लड प्रेशर है। 10 में से 2 पेशेंट हमारे पास आते हैं, 8 पेशेंट शायद उस बात को समझ नहीं पाते। ठीक है, वो हमारे अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से उतना बोल्डली नहीं बोल पाते कि आप जाइए चेकअप करिए आपको ब्लड प्रेशर है, बट वो छोटी सी बात को अच्छा आधार बनकर मुझे ऐसा लगता है कि वो पेरीफेरी के पब्लिक ने उस बात को सीरियसली लेना चाहिए। अगर एक मामूली डिग्री वाला भी डॉक्टर बोलता है कि आपको शायद ब्लड प्रेशर है, तो उसमें कुछ ना कुछ तथ्य है। तो वो पेशेंट्स ने मुझे लगता है अपने सेटिस्फैक्शन के लिए जल्दी करीब के बड़े सेंटर्स पे जाकर अपना चेकअप कराना चाहिए। डॉक्टर चौधरी साहब बता पाएंगे जिसका मुझे ब्लड प्रेशर है तो मुझे कौन सी जांच आप करना चाहेंगे ब्लड प्रेशर पेशेंट में? सिर्फ ब्लड प्रेशर का डायग्नोसिस करने के बाद मैटर खत्म नहीं होता है। अगर आपको कोई पेशेंट को हाइपरटेंशन की बीमारी है, अगर जिस दिन वो लेबल करते हैं वहीं से इन्वेस्टिगेशन चालू होता है। इन्वेस्टिगेशन करने का इंटेंशन 2 होता है। एक तो ये ब्लड प्रेशर का कारण क्या है, अगर उससे पता चलता है, अगर कारण को अगर हम ठीक कर देते हैं तो शायद उस पेशेंट को दवाई कम मात्रा में या नहीं भी लेनी पड़े। दूसरा है इस ब्लड प्रेशर के कारण पेशेंट्स को किस प्रमाण में नुकसान हो चुका है, ऑलरेडी कौन सा नुकसान हो चुका है। ये दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। जैसे एक आधा पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन अगर करनी है तो शुरुआत होती है बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करने से। उसका वेट दिखेगा, उसकी डिटेल हिस्ट्री लीजिएगा, उसके फैमिली में कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी थी या नहीं, उसके फैमिली में कोई चर्बी की बीमारी थी जिसको हाइपरलिपिडीमिया बोलते हैं, उसके फैमिली में डायबिटीज़ की बीमारी है या नहीं है। इस तरह की डिटेल्स है। एक आधी फैमिली में कोई सडन डेथ कि कोई इंसिडेंसेस है क्या, कोई हिस्ट्री है क्या, उसको अपन पहले इन्वेस्टिगेट कराते हैं। सेकंड इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया चालू होती है जिसको बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस बोले जाते हैं, और बेड साइड इन्वेस्टिगेशन। बेड साइड जो हमारे हॉस्पिटल में हम करते हैं इमीडिएटली ब्लड शुगर, क्योंकि डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर दे गो हैंड इन हैंड मोस्टली इन 20 to 30% ऑफ द केसेस। देन जो बेड साइड प्रोसीजर होती है ईसीजी। ईसीजी करने का इंटेंशन ये नहीं कि डॉक्टर को 100 रुपये 150 रुपये मिलता है, बेसिकली उसमें से पता चलता है कि इस पेशेंट्स को लॉन्ग ड्यूरेशनल हाइपरटेंशन है कि नहीं है। शायद हो सकता है कि आज पहली बार डिटेक्ट हुआ हो, पर उसको 2 साल 4 साल 5 साल से ब्लड प्रेशर की बीमारी हो। अगर उसके ईसीजी में कुछ चेंजेस है जिसको हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, अगर इस तरह के अगर चेंजेस मिलते हैं तो पता चल सकता है कि इसको कोई कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हुए या नहीं है। तीसरी बात होती है ऑल 4 लिम्स ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, जिसको अब एक बार ब्लड प्रेशर अपन ने राइट आर्म में ले लिया है, उसको लेफ्ट आर्म में भी मेजर करेगा, पैरों में भी मेजर करेगा। उससे पता चलता है कि ब्लड प्रेशर शायद कोई रक्तवाहिनी में कुछ दोष होने के कारण हुआ या नहीं होना है। चौथा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज नेफ्रोलॉजिस्ट इज कंसर्न, इज यूरिन एग्जामिनेशन। अगर पेशेंट को यूरिन में प्रोटीन की मात्रा है या कुछ सेल्स जा रहे हैं, आरबीसी जिसको बोलते हैं, रक्त पेशियां जा रही है, कुछ डब्ल्यूबीसी जैसे सेल्स है, तो पेशेंट को हो सकता है कि एक तो उसको किडनी की बीमारी है जिसके कारण ब्लड प्रेशर हुआ हो, या ब्लड प्रेशर के कारण किडनी पे विपरीत परिणाम हुआ हो। फोर्थ इन्वेस्टिगेशन जो सीरम क्रिएटिनिन नाम से जाना जाता है, जिसमें किडनी का कोई दोष पता कराया जाता है। अगर क्रिएटिनिन की मात्रा एवरेजली 0.8 to 1 होनी चाहिए, अगर 1 को क्रॉस करता है तो अपन सस्पेक्ट करते हैं कि पेशेंट को प्रोटीन्स भी है यूरिन में, क्रिएटिनिन भी बढ़ा है, तो शायद हो सकता है कि किडनी की बीमारी हाथों हाथ चल रही है। क्रिएटिनिन की मात्रा मोस्टली वेट के साथ वेरी होती है। अगर बहुत मोटा आदमी तो 1.2 to 1.4 मिलीग्राम % कैन बी टेकन एज नॉर्मल, पर अगर बहुत दुबला सा आदमी है तो 1 मिलीग्राम क्रिएटिनिन भी इज बीन टेकन एज ऑन हायर साइड। उसके बाद का इन्वेस्टिगेशन होता है, अगर अपने को लगता है कि क्लूज मिलते जाते हैं कि कोई टेस्ट पॉजिटिव आती है तो हम सोनोग्राफी की तरफ प्रयास करते हैं। तो मोस्टली पेशेंट इस दरम्यान थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, साहब अभी तो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया चली रही है, और उसको अपन को समझाना कन्विंस करना बहुत जरूरी है कि भाई ये जो प्रक्रिया हो रही है आपके भलाई के लिए हो रही है, हमें कुछ क्लूज मिल रहे हैं जिसको रेक्टिफाई करना, करेक्ट करना जरूरी है। सोनोग्राफी करने के पीछे इंटेंशन होता है कि शायद किडनी से ब्लड प्रेशर की निर्मित हो रही या नहीं है। इसकी एक किडनी छोटी है, एक किडनी बड़ी है, हो सकता है कि जो छोटी किडनी हो ब्लड प्रेशर के लिए कारणीभूत हो सकता है कि दोनों किडनियां छोटी, इसका मतलब किडनी की बीमारी है, किडनी फेलियर हो रहा है, उसके कारण पेशेंट को किडनी की बीमारी है। उस पेशेंट को अगर पथरी की बीमारी हो सकता है कि रीनल स्टोन कैन बी अ कॉज फॉर एन हाइपरटेंशन। अगर ऐसा पता चल रहा है कि पेशेंट को एक ही किडनी है, दूसरी किडनी है नहीं है, प्रॉब्ली हो सकता है कि इस बीमारी एक किडनी के कारण हो रही है। एक रीनल डॉपलर नाम के हाथों हाथ टेस्ट हो सकती है जिसके लिए 800-1000 रुपए की आवश्यकता होती है। उसमें से किडनी का ब्लड का फ्लो मेजर किया जाता है। अगर एक आधे किडनी को फ्लो अगर कम हो रहा है, जिसको रीनल आर्टरी स्टेनोसिस बोलते हैं, जो एक करेक्टेबल एंटिटी है, और इसमें मेडिसिन भी एक अलग तरह का दिया जाता है, ये रीनल डॉपलर से डिटेक्ट होता है। और ये रीनल डॉपलर करने के बाद
वी गेट सम आइडिया कि किडनी के कारण ये बीमारी हो रही है या नहीं है। ये बेसिकली बेसिक टेस्ट है। उसके बाद के एडवांस टेस्ट में अगर जाना चाहोगे तो देन IVP भी गो फॉर रिनल टेस्टिंग एंड रिनल एंजियोग्राफी, ये स्पेशलाइज इन्वेस्टिगेशंस कर लेते हैं। जैसा कि डॉक्टर आशीष ने बताया कि कोई ट्यूमर्स होते हैं जिसके कारण ब्लड प्रेशर की निर्मित होती है, जैसा फियोक्रोमोसाइटोमा की बात हुई है। इस तरह के ट्यूमर का डिटेक्शन भी सादे छोटे से सोनोग्राफी से भी अपने को हो सकता है। अगर अपने को लगता है कि कोई किडनी के ऊपर छोटा सा गोला नजर आ रहा है, पेशेंट को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो उस दरम्यान अपन यूरिन की स्पेसिफिक टेस्ट करा के या कुछ सैंपलिंग करा के उस ट्यूमर का या CT स्कैन करा के ट्यूमर का कंफर्मेशन करा के उसका इलाज करने पे ब्लड प्रेशर की बीमारी 100% भी खत्म कर सकते हैं। तो बेसिक टेस्ट छोटी छोटी बेडसाइड टेस्ट होती है, कुछ लैब टेस्ट होती है, जिसमें ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो 5% सेगमेंट आशीष साहब ने बताया, वो अपन अगर उसमें अगर कॉन्सेंट्रेट करता है तो पेशेंट कैन बी अ ट्रीटमेंट फ्री। मेरा डॉक्टर यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। आपके सुझाव सादर आमंत्रित है। हमारा पता है सिटी चैनल कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। फोन नंबर 2563833।